बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। कनाल का मामला है, हुकूमत और पीपल्स पार्टी में जो तनाव चल रहा है इसमें अब शिद्दत आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ तो बिलावल भुट्टो साहब ने घड़ी खुदाबख्श में अपने नाना की बरसी के मौके पर सिंधु पर दरिया नामंजूर का नारा लगाया। वाजे भी किया कि अगर अवाम को नई केनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं है, अवाम के साथ खड़ी होगी। दूसरी जानिब हुकूमत का यह कहना कि नहरों की मंजूरी सदर जरदारी ने दी है। बिलावल भुट्टो साहब को जलसे में खड़े होकर मसला हल करने की बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल साहब ने सिंध की आवाम के साथ खड़े होने का ऐलान तो किया, मगर देखना यह होगा कि क्या पीपल्स पार्टी इस मामले में कौन सा एक्सट्रीम स्टेप ले सकती है, और वफाकी हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है वो बिलावल भुट्टो की इस धमकी को किस तरह से देख रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई और अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन है, इसमें सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं। जो पार्टी अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रही, वो अपोजिशन इत्तेहाद कैसे बना पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर क़यादत आमने सामने है। इसकी वजह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का हुक्म था असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान को सूबाई असम्बली का टिकट नहीं देना, ये तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। इस पर असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान साहब ने गंडापुर के इस बयान पर पार्टी से तहकीकात का मुतालबा किया। असद कैसर और शहराम तरकई ने इस मामले पर पार्टी से इमरान खान का मौक़िफ़ सामने लाने का भी मुतालबा किया है। ज़ाहिर ये भी बताते हैं कि पार्टी की क़यादत ने मामला इमरान खान साहब के आगे उठाने की यकीन दहानी करवा दी है, जबकि बलूचिस्तान, जी हाँ, सेंसिटिव मामला है। महारंग बलोच समेत दीगर खवातीन और कारकुनों की रिहाई के लिए अख्तर मेंगल साहब का धरना 9 रोज़ से जारी है और कल सुबह 9 से 10 बजे के करीब टाइम है। लखपात से कोयटा की जानिब इन्होंने मार्च का ऐलान किया हुआ। तकरीबन 25 किलोमीटर इस वक्त कोयटा से दूर बैठे हुए हैं। राज बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद साहब ने वाज़ेह किया है कि अख्तर मेंगल साहब को रेड जोन की इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर वो वज़ीद रहे और तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत किस तरह डील कर रही है, उनके पास ऑफर करने के लिए क्या है। कुछ इतलात भी हैं कि जेल में महारंग बलोच साहिबा से भी कोई मुलाकात की है डिप्टी कमिश्नर वगैरह ने, उससे मुतल्लिक भी जानेंगे। मेहमानों साहब का तारुफ कराते चलो, मलिक अहमद बचर साहब, कौसर काजमी साहब, सेनेटर ज़मीर हुसैन घोमरू साहब। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ होंगे तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब, क्योंकि सबकी नज़रें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, ताकि पता चले बलूचिस्तान हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत दरअसल वो क्या स्ट्रेटजी रखती है अख्तर मेंगल साहब के हवाले से। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब। सबसे पहले आप ही ज़रा थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें प्रोग्राम के इस हिस्से में, अख्तर मेंगल साहब के लिए ऑफर करने के लिए क्या है आपके पास? जी शाहिद रिंद साहब। हम शाहिद रिंद साहब की कॉल हमसे ड्रॉप है, हम उनको दोबारा राब्ते में लेते हैं क्योंकि उनसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली क्योंकि अब 9 और 10 करीबन कोई 8 से 10-12 घंटे रह गए और ये सूरत हाल डेफिनेटली उनसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि ये भी इतलात है कि जेल के अंदर उनकी मुलाकात हुई है डिप्टी कमिश्नर साहब की महारंग बलोच साहबा से, उनके सामने भी कुछ शराइत रखी गई हैं। खैर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं कौसर काज़मी साहब आपसे ज़रा बात का आगाज़ करूँ। कौसर काज़मी साहब, नहरों का मामला है, डेफिनेटली इसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू हो तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, अज़मा बुखारी साहबा की तरफ से, कि बात हवाई नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इन रिटर्न दिया हुआ ये तमाम मामला, तो ये बेहतर प्लेटफॉर्म है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ली जाए, कि इसको कहीं बैठ के हल किया जाए, ज़्यादा मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सलमान, जब जलसों में बात होगी तो उसका जवाब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में होगा। दोनों तरफ से मेरे ख्याल में इस तमाम सूरत हाल को समझने से पहले कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने जब सीएम साहिबा वहाँ पे गई और ये चोलिस्तान की आबादकारी का, वहाँ पे सब्ज़ो शादाब बनाने का जो एक मंसूबा जो है वो ज़ेर बहस आया, तो वहाँ पे वाशकाफ अल्फाज में बताया गया कि जो सैलाबी पानी हमेशा ज़ाया होता है उसको ज़ेरे इस्तेमाल ला के इन नहरों पे जो है वो पानी छोड़ा जाएगा। तो मेरे ख्याल में जब तक अब जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसका इजलास नहीं हो जाता, इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बता दूं कि वफाक में बैठे मियाँ शहबाज शरीफ हों, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा हों, या इन दोनों के कायद मियाँ नवाज शरीफ, ये मुमकिन ही नहीं कि पंजाब को आबाद रखने की खातिर एट द कास्ट ऑफ सिंध कोई भी ऐसा कदम उठाया जाए। ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम पंजाब को आबाद करें और सिंध की आवाम का हक मारें पानी की सूरत में, तो ये मुमकिन नहीं है। तो जो ये दोनों जमातें हैं, जब मुल्क मुश्किल तरीन सूरत हाल में था, दोनों ने अपने इत्तेहाद के साथ इस मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाल के राइट ट्रैक पे डाला, जो बाकी तमाम सियासी जमातों ने देखा। तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला है नहीं।
क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान भी इसका शिकार है, पानी की भी मुल्क में किल्लत है। तो ये सिंध, बलोचिस्तान, केपी, जेबी, इनसे हट के हमें देखना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का मामला है, तो जब ये मिल के बैठेंगे तो इसका कुछ बेहतर बिल्कुल बैठने के लिए सामने इस तरह के प्लेटफॉर्म है, इस तरह का वफादात कौंसल का प्लेटफॉर्म है। कौंसल मैं दोबारा आ जाता हूँ क्योंकि इस वक्त शाहिद रिंद साहब हमारे लिए बड़े कीमती हैं, क्योंकि 12 से 14 घंटे रह गए हैं, कॉल्स आई भी हैं कोयटा की तरफ। जी शाहिद रिंद साहब, आपको मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा शाहिद रिंद साहब, इस वक्त जिस वक्त मेरी और आपकी बात हो रही है करीबन 8 बजे का वक्त है, अख्तर बेंगल साहब को ऑफर करने के लिए आपके पास क्या है? वो तो कह रहे हैं कि मैंने कोयटा की गलियों तक लेके जाना है अपने इस एहतजाज को, अनटिल अनलेस जो हमारे गिरफ्तार खवातीन हैं और कुछ मर्द हज़रात हैं उनको रिहा नहीं किया जाता। देखिए सलमान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर सामने रख दिया है, और उसके बाद एक और सेशन सरदार अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात का हुआ है, जिसमें डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ग़ज़ाला गोला, वज़ीर तालीम राहिल हमीद दुरानी और रुकन बलूचिस्तान असम्बली साबिक चेयरमैन सेनेट साबिक संजरानी उस सेशन का हिस्सा थे। तो जब तक चीज़ें कंक्लूड नहीं हो जाती तो इस पर मजीद से ज़्यादा रायज़नी करना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन जो मौक़िफ़ है हुकूमत बलूचिस्तान का वो वाज़ेह तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख दिया गया। अच्छा, आई अंडरस्टैंड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें यह भी कहा था कि दफ़ा 144 है, अगर एक ख़ास जगह तक ना पहुँचे, अगर उसके बाद आगे जाने की कोशिश की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। तो अभी तक जितने सेशन हो चुके, 9 रोज़ हो चुके, ऐसा लग रहा है कि जैसे बलूचिस्तान हुकूमत को या बलूचिस्तान हुकूमत के वज़ीर आला को या जो लोग मिलने जा रहे हैं अख्तर बेंगल साहब को, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं इस वक्त मैंने कहा ना, इस पर मजीद ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब आपका डायलॉग इन प्रोसेस हो तो आपको बड़ा मोहतात गुफ्तगू करनी होती है, और किसी भी डायलॉग को कामयाब बनाने के लिए जो है पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से दिखाई जानी होती है। गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन क्लियर की है, सरदार अख्तर मेंगल साहब भी इस पर गौर कर रहे हैं। तो जब तक चीज़ें कंक्लूड नहीं हो जाती उस वक्त तक मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें कोई ऐसा तबसरा करूँ जिससे चीज़ें गलत। जी शाहिद रिंद साहब, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूँ कि वाकई ये बात अभी जब तक कंक्लूड नहीं होती, तो इसका मतलब है कि जो आपकी सुबह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दफ़ा 144 थी और कानून अपना रास्ता लेगा अगर ये लोग अंदर दाखिल हुए, तो उसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, यानी हम उसको भी अल्टीमेटली हरफ आखिर ना समझें। देखिए, गवर्नमेंट ने जब सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात शुरू हुए उनके 3 मुतालबात थे। उनमें पहले मुतालबा था कि जी महारंग और डीवाईसी की क़यादत को रिहा किया जाए। ठीक है। उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि एक वाक़या हुआ, उस वाक़े की सूरत में जो भी अमल डीवाईसी की क़यादत का था उसमें कहाँ कहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई, डीआईजी ऑपरेशन, डीसी कोयटा और माई सेल्फ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें रख दी, और अगर डीवाईसी की क़यादत को अदालतों से कोई रिलीफ मिलता है तो इस पर हुकूमत बलूचिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होगा। सबसे पहला नुकता ये था। दूसरा नुकता उनका ये था कि उन्हें कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाए, जिसपे उन्हें बताया खदशात हैं, और न सिर्फ खदशात बल्कि 2 वाक़यात भी हुए, एक कोयटा में हुआ और एक उनके धरने के करीब हुआ। तीसरा उनका पॉइंट था गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरने का। हुकूमत बारहा उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए उन्हें एक ही बात वजाहत के साथ जलसा खेतने आपके आईनी जो एहतजाज का हक है उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन ये एहतजाज कहाँ किस तरीके से होगा, इससे एक आम आदमी की जिंदगी मुश्किल में ना आए, आम आदमी को, मुसाफिरों को, शहरियों को परेशानी ना हो, उसका इख्तियार हुकूमत है। और वही आइन जो उन्हें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, वही आइन यह हक देता है हुकूमत को कि वो उस एहतजाज को मैनेज करे। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा इसमें कितनी हकीकत है कि मारंग बलोच साहबा की जो बहन है नाहिदा बलोच, वो ट्वीट करके बता रही हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब गए हैं। गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा राब्ता या कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, यानी जेल में मारंग बलोच से कोई मुलाकात नहीं हुई जिसमें उनको ये कहा गया होगा, आप ये गारंटी दें कि सड़क ब्लॉक नहीं करेंगे आप। जितने भी देखें, इस वक्त गवर्नमेंट की सतह पे जितने भी निगोशिएशंस हो रहे हैं उनको वज़रा की कमेटी या अरकान असेंबली या पॉलिटिकल लोग लीड कर रहे हैं। 3 सेशन सरदार अख्तर मेंगल हुए, तीनों सेशन में पॉलिटिकल लोग थे, और अगर कहीं और भी मुज़ाकरात करने हुए तो पॉलिटिकल लोग ही लीड करेंगे। समझ गया, पॉलिटिकल लोग ही, यानी हम इस बात को बिल्कुल फॉल्स और रॉन्ग स्टेटमेंट कहें जो उनकी बहन दावा कर रही है। देखिए, मैंने इस पोजीशन पे जो वजाहत आपको गवर्नमेंट की तरफ से देनी थी वो दे दी है कि कोई भी डायलॉग होगा तो वो पॉलिटिकल लोग लीड करेंगे। अच्छा, एहतमाल है वैसे अख्तर मेंगल साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, हम पूरा पाकिस्तान देख रहा है, सुन रहा है, परेशान भी है ना, कि बस इस मामले को पॉलिटिकली हल होना चाहिए। एहतमाल है, ये ऑप्शन आप लोगों ने रखी भी है कहीं ना कहीं?
देखिए, इस वक्त जब डायलॉग चल रहा है उस वक्त मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि वो उस डायलॉग को डिरेल करे। अल्लाह आपके डायलॉग को कामयाब करे जी। इतने ज़्यादा महाज एक साथ नहीं खुलना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमसे बात कर रहे थे। उनका कहा इस वक्त डायलॉग का प्रोसेस है, कहीं ना कहीं चीज़ें स्टैंडीज़ हो चुकी हैं। ये है उनकी सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या अख्तर मेंगल साहब के साथ हुए वे 2 मुज़ाकरात के सेशन। अब आ जाऊँ ज़रा कौसर काज़मी, मुझे उस बात को ज़रा थोड़ा कंप्लीट कर देने, ज़रा पानी वाली चीज़ को। ज़रा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलावल साहब ने धमकी दी कि हम आवाम के साथ खड़े हैं, तो अगर दरिया वाले मामले पर वो आवाम के साथ खड़े हो गए हैं तो सर फिर हुकूमत किसके सहारे खड़ी होगी? ज़रा ये बताइएगा। सीरियस ले रहे हैं बिलावल साहब की धमकियों को कि आप कह रहे हैं कि नहीं बात हो जाएगी? सलमान, अवामी जलसे में जब अवाम सामने हो, जमे गफीर हो, तो ऐसे ही कुछ जुमले सुनने को मिलते हैं। ठीक है। देखें, अब जब तक ये बात है कि अवाम को समझने की, तो अवाम को पंजाब हुकूमत, वफाक सारे समझाएंगे कि जब हम बारहा इस बात का इजहार कर चुके कि सैलाबी पानी को इस्तेमाल किया जाएगा तो सैलाबी पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक सूबे को आबाद रखने के लिए दूसरे किसी सूबे को बंजरपन के खतरे में डाल दिया जाए। जिस तरह की सिंध के अवाम में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि चोलिस्तान के अंदर तो इन नारों से जो नहरें हैं उनको करके सरसों शादाब बना दिया जाएगा, लेकिन उसका असर जो है, नेगेटिव जो असर वो सिंध में होगा, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में हम पीपल्स पार्टी की क़यादत जब बैठेगी, उनको फिर एक दफा बताएंगे जो हम पहले बता चुके कि ये सिर्फ फ्लड के दिनों में जो पानी इजाफी जाया हो जाता है, हमेशा की तरह उसको बचाने की खातिर उसको इस्तेमाल में किया जाएगा, लाया जाएगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसे हैं, तो सिंध की आवाम को भी ये बात समझ आ जाएगी। बात है पाकिस्तान की, सूबाइयत से जरा ऊपर है। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है, बिलावल हो, आसिफ अली जरदारी हो, या जो सिंध की बाकी क़यादत है पीपल्स पार्टी की, उनको भी ये बात कौसर, जितने आप मुदल्लिल तरीके से सुलझ कैफियत के अंदर आप ये सारी बातें रखते हैं, थोड़ा सा अज़मा बुखारी साहबा को भी समझा दें। वो कह रही है कि ये हवा में बात नहीं हो रही, रिटर्न दिया हुआ आसिफ अली जरदारी साहब ने, फिर शर्जील मेमन साहब भी जवाब देते हैं, तो वो भी किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार करें, क्योंकि अज़मा बुखारी बोल रही है तो इसका मतलब है मरियम नवाज साहबा बोल रही हैं, पंजाब की हुकूमत बात कर रही है। देखें, बतौर तर्जमान वज़ीर आला पंजाब जो बात मैं कर रहा हूँ वो भी मरियम नवाज साहिबा, यानी कि आप अगर एक तरफ वो देख रहे हैं तो दूसरी तरफ मुझे भी सुन लें। मेरा हमेशा ये तर्ज अमल रहा है कि ये 2 ऐसी जमातें हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी पाकिस्तान का पहले सोचा और ये साबित भी कर चुके और बार बार साबित कर चुके। अब ये है कि शर्जील मेमन हो, अज़मा हो, देखें दोनों के वज़राए इत्तलात हैं, तो उनका ये काम बनता है कि अपनी पार्टी की तर्जुमानी करें। सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो अज़मा ने कहा, बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि उनकी अप्रूवल के साथ, बिल्कुल उनके सिग्नेचर्स के साथ ये काम हुआ है, क्योंकि उसमें उनको ऐसा तासुर बिल्कुल नहीं लगा कि हम सिंध का पानी या सिंध का हक मारने जा रहे हैं। तो यही बात हम जो पीपल्स पार्टी की जो बाकी क़यादत है और जो बाकी लोग हैं सिंध के, उनको समझा लेंगे। देयर इज नो इश्यू एट ऑल। ओके, अच्छा ज़मीर साहब, गोमल साहब, आप इस पोजीशन पे हैं कि मुझे इसका जवाब दें, क्योंकि शर्जील मेमन साहब ने तो कहा है कि शायद अज़मा बुखारी साहिबा ने, हमारी बहन ने आईन ही नहीं पढ़ा, ये तो सदर कर ही नहीं सकते कोई सिग्नेचर या दस्तखत विदाउट एक सर्टन, एक पूरे पोर्टफोलियो के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ, जब तक सिस्टम अडॉप्ट ना करें नहरों वाले मामलात को। थोड़ा आप ज़रा रिस्पॉन्ड कर देंगे, साथ साथ ये भी कर दें कि कल बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ, इतना देर से क्यों खड़े हुए हैं आवाम के साथ? वो देखिए, ये जो लीगल मैकेनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है। सदर को जो है वो पानी के मामलात में कोई अख्तियार नहीं है। सिर्फ जब मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आता है आइन के आर्टिकल 155 के तहत, तो काउंसिल अगर फैसला करे तो सदर जो है वो कमीशन बना सकता है पानी के डिस्प्यूट पर। बाकी सदर का पानी के मामलात में, कैनाल्स के मामलात में आप कोई डिपार्टमेंट उसको जाकर ब्रीफिंग देके बाद में वो मिनट्स निकाल दे तो सदर की वो मंजूरी हो गई। सदर मंजूरी दे ही नहीं सकता पानी के मामलात में। तो ये जो इशू को कंफ्यूज किया जा रहा है, ये लीगल मैकेनिज्म को नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैकेनिज्म दूसरी है। ये क्या हुआ कि केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान 24 जनवरी को केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान जो है वो इरसा से वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया गया। क्या ये इतना मेजर डिसीजन जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट कर सकती थी? और जब इरसा की जो कंपोजिशन है वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि सिंध के वहाँ 2 मेंबर होते हैं। फेडरल मेंबर इरसा सिंध से होता है, 2000 से जो है वो उसका राइट सिंध को दिया गया था, 2014 तक सिंध से होता था।
वो अभी जो है वो इसका की कंपोजिशन गैर कानूनी थी, उसने सर्टिफिकेट जारी किया। सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जो है ऑब्जेक्शन दाखिल किया और एकनेक ने उसको उसकी मंजूरी नहीं दी। ये जब एकनेक किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं देती तो उस प्रोजेक्ट को कैसे थ्रू किया जा सकता है? तो आपने कैसे इफ्ता किया? ये सिंध के अवाम के जो खदशात है वो बेबुनियाद नहीं। ये सूबायत का उसको जो है वो जो है आप रंग नहीं दे। सूबायत तो आपने खुद फैला रहे हैं ना कि इतना जो है वो इशू इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लाइटली ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो मैकेनिज्म है पानी की, उसको बाईपास कर रहे हैं। अच्छा और सर, हम आपके कोलिशनल पार्टनर हैं। ज़मीर भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे। आपने कहा लीगल मैकेनिज्म के तहत बात नहीं हो रही, चले इलीगल मैकेनिज्म में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था, कोई ऐसी जगह थी, कोई जुलाई का कोई महीना था 2024 का जिसमें सदर जरदारी ने इलीगली से ही किसी प्लेटफॉर्म पे साइन किए हों और दस्तखतों के साथ कहा हो कि जनाब 6 नहरें बननी चाहिए? कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है, ये बेबुनियाद है। ठीक, सदर की कोई साइन नहीं है। सदर को किसी इशू पर जो है वो ब्रीफिंग जैसे डिपार्टमेंट से आकर देते हैं, दी गई, उसके बाद वो मिनट्स निकाले गए। सदर की कोई सिग्नेचर नहीं है कि इवन सदर के जो है सदारती हाउस के सेक्शन ऑफिसर की या क्लर्क की भी सही नहीं है। तो सदर का जब आईनी इसमें रोल ही नहीं है कैनाल्स के इशू में, तो उसको जो है एक आईनी ऑफिस को उसमें घसीटना, ये तो मेरे ख्याल में ये नॉन पॉलिटिकल रवैया है। अच्छा ज़मीर साहब, एक और भी जरा रोशनी डालें, फिर मैं अहमद खान बचर साहब की तरफ भी चला जाता हूँ। मुझे एक सवाल जरा क्विक आंसर कर दें। वज़ीर मुमलिकत की पोस्ट है बैरिस्टर अकील मलिक साहब की, वो कहते हैं मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास भी बुला ले, कुछ नहीं हो, लेकिन नहरें तो बननी ही बननी है ना, यानी उनको वो समझ ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ अटैच करूं बिलावल भुट्टो साहब की कल की तकरीर, तो क्या ये अखज़ किया जा सकता है? बिलावल साहब संजीदा है, हुकूमत से अलहदा होने का सोचा जा सकता है? ये मामला इतना सेंसिटिव है सिंध के लिए कि वो हुकूमत के तख्त से कंधा डाले? ये हाईली डिवाइसिव इशू है, ये सूबायत फैला रहा है। बिलावल साहब ने कल की तकरीर में यही कहा कि आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो इश्यूज हैं डिवाइसिव, इसको नहीं ले आएँ। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैकेनिज्म को एक तो बाईपास करते हैं। इरसा की अपनी रिपोर्ट्स हैं, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम कैनाल बनाएंगे। ठीक है, आप ये वेरी सेंसिटिव इशू पर गैर जिम्मेवाराना बयानात जब दे दिए फेडरल गवर्नमेंट, तो हम पर जाहिर है अवाम का। कालाबाग डैम का क्या इशू था? वो अवामी इशू नहीं था, ये भी अवामी इशू बन गया है। ठीक है, तो आप क्या कालाबाग डैम को आपने रद्द नहीं किया था? क्या कालाबाग डैम का इशू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गया था? नहीं गया था, वो भी पब्लिक इशू हो गया था। ये भी अगर पब्लिक इशू होगा तो बिलावल साहब ने राइटली कहा है कि गवर्नमेंट जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानबूझकर अफेक्ट कर रही है, गैर जिम्मेवाराना बयान दे रही है, तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और बिलावल साहब ने यही कहा है कि ये डिवाइसिव इशू फेडरेशन को नुकसान पहुंचाते हैं और आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को बाईपास नहीं करें और जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको फॉलो करें। और ये कैनाल्स जो है वो पहले कालाबाग डैम भी हमने नहीं बनने दिया था, शहीद बेनजीर भुट्टो ने जो कम धरना दिया था, लाहौर से आई थी वो, और चारों सूबों के पंजाब के अवाम भी नहीं चाहते ये कैनाल्स, क्योंकि उनका पानी भी जो है मुतासर होगा। चोलिस्तान के अवाम पहले ही नहीं चाहते, वो भी छोड़ने गए हुए हैं। ज़मीर भाई, मुझे सबसे ज्यादा उम्दा ये लगता है कि ये जो धरने जलसे जुलूस पे जो इतना पैसा लाखों करोड़ों जाया हो रहा है, सीधी बात है वज़ीर आज़म को फोन करें बिलावल साहब, क्योंकि जनाब ये नहीं हो सकता। नहीं, जाया नहीं हो रहा। ये तो हमारी 4 अप्रैल को भाई हमारे फाउंडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी होती है, लोग आते हैं। नहीं सर, उससे पहले जो ये ऐसी बात नहीं है कि सर अभी 18 अप्रैल को एक और है ना आप लोगों का जलसा, तो हम तो करेंगे ये, क्योंकि जब पब्लिक जो है वो इशू हमारा पब्लिक का इशू हो गया है, क्योंकि सिंध में पानी नहीं है, डेल्टा तबाह हो गया है। ठीक है, पहले जो है वो दरिया जो है वो समंदर की जमीन जो है क्लेम करता था, अभी समंदर क्लेम कर रहा है। 2 मिलियन एकर्स जमीन जो है वो 3 जिला अजला की हमारी जो है वो समंदर बुर्द हो गई है। इस तरह से जो है वो पूरे हमारे समुद्री इलाकों को खतरा है कि वो दरिया ज़मीर भाई, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं दोबारा आ रहा है आपके पास, पानी नहीं है। ओके ज़मीर साहब, मैं दोबारा आता हूं। मलिक अहमद बचर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं आ रहा हूं ज़मीर साहब दोबारा आपके पास। बच्चा साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सलमान भाई पहुंच रही है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, अख्तर मेंगल साहब के धरने में शिरकत की थी तहरीक इंसाफ ने, और बाकायदा तौर पर पशीन जलसे में बलोच क़यादत के सामने बलोच कौम से आप लोगों ने माफ़ी भी मांगी थी पंजाबियों की तरफ से। अब कोयटा की मूव है, अभी तक तो शायद रिन साहब कह रहे हैं कि तीसरा एक सेशन चल रहा है और अंडर प्रोसेस है कि अल्लाह करे अख्तर मेंगल साहब अपनी बात कोयटा से पीछे ही ख़त्म कर दें। तो आप मुझे बताएं पीटीआई कितना सपोर्ट करेगी, और क्या कारकुन भी इस मार्च में शामिल हैं जी, या होंगे सुबह जो 9 या 10 बजे निकलना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये है कि
हमारी चूंकि लीडरशिप उधर गई है तो डेफिनेटली पीटीआई की सपोर्ट साथ है तो गई है ना जी। ठीक है। तो और फिर अगली बात ये है कि उधर चूंकि हमारी सूबाई क़यादत है तो वर्कर्स भी साथ ही होंगे जी, कारकुन होंगे, कारकुनों की भी सपोर्ट होगी। तो मैं तो ये यार मैं एक्चुअली मैं ये सुन रहा हूँ, सेनेटर साहब की बात भी सुन रहा हूँ और कौसर काजमी साहब की बात भी सुन रहा हूँ कैनाल के इस मामले में। तो इधर से बलोचिस्तान वाला मामला भी आपका सामने ही है। तो मेरे ख्याल में मैं खुद चूंकि एग्रीकल्चर बेस हूँ तो इसको जरा देख के देखें। बात ये है कि ये जो नहरें होती हैं ना जी, ये एक बात की है कौसर काजमी साहब ने और एक बात की है हमारे सेनेटर साहब ने। ठीक है। उन्होंने जो दो बातें की हैं वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे, जिस तरह कौसर काजमी साहब ने पहले ये फरमाया है कि जरदारी साहब ने इसमें अपनी रजामंदी का इजहार किया है तो उनको लगता है कि ये कोई मामला इतना संगीन नहीं है। फिर सेनेटर हमारे भाई ने जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने ये फरमाया है कि इससे पंजाब का पानी कम होगा। मुझे उनकी इस बात से इत्तफाक है। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली जब इसका मसला बढ़ना है, जब ये नहरें, क्योंकि उधर तो टेंडर वगैरह हो चुके हैं, ग्राउंड पे तो 40 लाख एकड़ को फर्स्ट फेज में वो सैराब कर रहे हैं और अगेंस्ट द ग्रेविटी वो जा रहे हैं। यानी नहर जो है, नहर की वो ग्रेविटी नहीं बनती जहां से ये नहरें निकाल रहे हैं। नहरें हमेशा अपनी ग्रेविटी के साथ, पानी की ग्रेविटी के साथ आती हैं। ठीक है। तो उसमें अल्टीमेटली होगा क्या, ये कभी भी नहीं होता सर कि ये आप एक बात करें कि फ्लड के पानी को आप रिस्टोर करके आप लेके आएंगे। हमेशा नहर या शिशमाई होती है या सालाना होती है। और उसमें होगा क्या कि इस वक्त हमारे जो पंजाब का जो पानी है फी एकड़, जो हमारी सालाना नहरें हैं, तो उसमें तकरीबन 19 मिनट पे वो जा रहा है जी। तो जो इसमें टेक्निकल बात आनी है सामने, वो ये नहीं कि मैं कोई इधर ये मैं एक अपनी जो अपने एक तहफ़्फ़ुज़, एक एग्रीकल्चर बेस आदमी के उसमें मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा हूँ। तो हमारा पानी कम होके आ जाएगा अगर ये इस तरह 40 लाख एकड़ को फर्स्ट फेज में ये लेके जाते हैं तो 11 मिनट, यानी पंजाब का भी उतना नुकसान होगा। लेकिन सारे बातों के अलावा जो इस वक्त मुल्क की हालत है, जिस तरह बलोचिस्तान में रौला है, तो इस इशू को अभी इतना क्या है प्रेजेंटली यकदम इन्होंने ये दरमियान तो से सर मुझे तो बकायदा इसमें सड़कें गर्म नजर आ रही हैं। बल्कि वो जो था मामला बलोचिस्तान केपी के और ये अब सिंध के अंदर जो मामला शुरू हुआ है, ये तो लग रहा है ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सर वही आपकी वही बात ठीक है, सड़कें तो गर्म नजर ही आ रही हैं, गर्मी भी पड़ रही है और ये हालात भी दुआ करें लाल ना हो जाए, गर्म ही रहे। और फिर ये बात करनी कि नहरें ये बनेगी जी, नहरें बने, नहरों से आप लोग देखें, नहरों से जमीनें सैराब होती हैं। और एक जमाना था जब 2.25 घंटे यानी एक घंटा और आई थिंक 45 या 40 मिनट 1 एकड़ का पंजाब में पानी होता था। ठीक है। और जो ये अंग्रेज ने हमें एक सिस्टम दिया था नहर का, उसको हमने यूटिलाइज किया, एक बहुत आला सिस्टम था। लेकिन उसके बाद नहरें बंद होना शुरू हो गई। अब हमारी 70% जो नहरें हैं वो तकरीबन हैं शिशमाई, सालाना नहरें को 30% सालाना नहरें। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चन साहब, मैं इससे पहले कि ब्रेक लूं, मुझे एक थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें बिलावल साहब की तकरीर के ऊपर ना। उस पर बहुत सताइश भी हो रही है, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स भी हो रहे हैं। मुझे ज़रा बताइए कि बिलावल साहब की जो तकरीर है, आप समझते हैं बिलावल साहब इस पर पोजीशन ले लेंगे? क्या ये मंसूबा रिवर्स हो सकता है या पीपल्स पार्टी को नून लीग या एस्टेब्लिशमेंट मना लेगी? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के पास आईनी ओहदे हैं। प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के हैं, 2 गवर्नर हैं। चलो जो सीएम है वो तो इनकी अपनी उधर गवर्नमेंट है। तो आईनी ओहदे तो जो इनकी कोalition थी विद द कोalition ऑफ मुस्लिम लीग नून, तो ये उन्हीं की वजह से बने हैं। तो अब कौमी असेंबली में भी जो इनकी अक्सरियत है, जो ये गवर्नमेंट बनी हुई है वो पीपल्स पार्टी की, उससे तो मेरे ख्याल में लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर ये बाहर निकल आएंगे अपने उसके लिए, हक के लिए, तो ज्यादा बातें तो करने का उसमें फायदा नहीं है। अगर बिलावल भुट्टो साहब एक स्पीच कर रहे हैं और इतनी वो अग्रेसिव कर रहे हैं, तो ये स्पीच का असर होगा 2 दिन। तीसरे दिन अगर उस पर वो कोई अमली कदम नहीं उठाएंगे तो ये स्पीच उनकी जाया हो जाएगी। ठीक। अब इन पे है कि इनके आईनी ओहदे हैं इनके पास, ये छोड़ते हैं, ये क्या करते हैं। क्योंकि अब सिंध जो है, जो मैं देख रहा हूँ, सिंध इस मसले को उन्होंने उसी तरह बना लिया है जिस तरह अपना हमारे सेनेटर साहब ये बात बता रहे हैं कि ज़मीर हुसैन साहब के
ये कालाबाग डैम वाला मसला बन गया है। ठीक है। तो अब ये तो बात उधर जा रही है ना जी। जब बात उधर जा रही है तो उसके मुकाबले में तो ये इनकी जो सिंध के जो मामलात हैं, जो इनका मामला है, वैसे शायद मेरा इनसे पॉइंट ऑफ व्यू अलहदा हो, लेकिन जो ये समझ रहे हैं फिर तो ये आईनी ओहदे इनके उनके लिए कुछ भी नहीं है जहाँ पे ये बात को लेके जा रहे हैं। तो कौसर काज़मी साहब तो बड़े एक कूल माइंडेड हो के जिस तरह उनका है अपना कि वो इस मामले को तो इधर ही बस वो मिट्टी पाव वाले प्रोग्राम पे जो वो कर रहे हैं कि इधर ये चीजें खत्म हो जाएंगी, बट मेरा नहीं ख्याल कि सिंध इन चीजों को ऐसे ओके, एक छोटी सी ब्रेक ले दो जी। ब्रेक के बाद कौसर भाई आप ही से मट्टी पा देते हैं हर सारी बात पे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक अहमद बचर साहब, मैंने 3 मिनट में 2 सवालों के जवाब आपसे ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि जी इमरान खान साहब की रिहाई पर आपका फोकस होना चाहिए, जो जेल में है जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के बहुत गैर ज़रूरी बयानात हैं। इस मौके पर कभी वो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी अपनी हुकूमत के दीगर जो लोग हैं KP की सियासत से वो लगता है बाहर नहीं आ रहे। अब कोई कल तुक बनता था असद कैसर साहब से मुतालिक, उन्होंने बता दिया ये साजिशी हैं, शहराम तरकई, आतिफ खान। कोई स्क्रिप्ट चल रहा है, ज़रा थोड़ा सा बताएं अली अमीन गंडापुर साहब का। जी सलमान भाई, असल में बात यह है कि आप एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात का उसको सामना है। ठीक है। और एक होता है कि पॉलिटिकल जमात के साथ आपके इख्तलाफ हैं। हमारे इख्तलाफात पॉलिटिकल 2 पार्टी से तो हैं ही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। और वो हम ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट खसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। ठीक है। लेकिन अब हमारा एक और मसला भी है कि हमारे पीछे और लोग भी लगे हुए हैं। सिर्फ वकील का मुकाबला वकील से नहीं है, सियासतदान का मुकाबला सियासतदान से नहीं है। डेफिनेटली हमें ये चीज़ें हमारी जो हैं ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर कोई इख्तलाफ भी हो तो कैमरे के आगे नहीं आने चाहिए। बड़ी बड़ी पार्टीज में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई खास स्क्रिप्ट चल रहा है। लेकिन मगर आपका मुकाबला किसी और से, मैं वही समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं जी। जो हम आपका मुकाबला कुछ और लोगों से भी है, तो मैं वही समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं है, वो समझ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट है जी। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, वो समझ रहे हैं। अब हमारा एक सियासी जमात का मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से क्या हो सकता है? ओके। लेकिन उन्होंने हमें अपने लिए कोई बना लिया। ओके, मैं समझ गया। मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दें सर। आज आपकी स्टेटमेंट बड़ी तगड़ी थी जी, 48 घंटों में अदम एतमाद ला सकते हैं जी अगर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को कंधा ना दे। सर इतना एतमाद, कॉन्फिडेंस किस वजह से? और काहे कुछ MP भी आपसे राब्ते में आ गए हैं? आपने तो हिला दिया है जाती उम्रा में सबको। सर ये कौसर काज़मी साहब मुझे मिलेंगे ना, मैं भाई को सारी बात बता दूंगा। थोड़ी मुझे भी बता देना कि आप हमारे से चीजें क्यों डिस्क्लोज करवाते हैं। अच्छा, तो ये बात पॉलिटिकल बात है। मैं ये बात करूं कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। हमारे खिलाफ भी एतमाद हुआ था। ठीक है। तो ये उस वक्त भी डेफिनेटली जिनका किरदार था, ठीक है, आज भी वही है। तो ये बात तो मैं इनको बड़े, और ये फिर अब चूंकि इधर ये नहीं मानेंगे और इनकी बात मैं नहीं चले मैं मानूंगा। जी कौसर भाई आप तो बताए ना ये कंधे कुंधे का क्या सीन है? आप दरमियान में बैठ जाए तो मैं भाई को ये सारी बात कौसर भाई बता दे ये कंधा मैं पूछ लेता हूँ सर। कौसर भाई ये कंधा मंजी को है, कंधा कुर्सी को है, ये किस चीज को कंधा है? किसी कारपेट को कंधा है? जरा बता दे, क्योंकि माजी में देखा कंधे हटते देर नहीं लगती सर। बसंत एहतराम मलिक साहब, ये तो हमारा बड़े अरसे से मुतालबा है कि बजाय एक सूबे के तमाम वसाइल इस्तेमाल करके जिस तरह आप वफाक पे और पंजाब पे चढ़ाई करते रहे हैं, वो सब छोड़ें और आए सिस्टम के अंदर रहते हुए लाएं तहरीक अदम एतमाद, पूरे करें अपने नंबर और चलता करें हमें। ये तो हमारा मुतालबा था। अगर ये इसमें आपको कामयाबी मिल रही है तो यू शुड गो फॉर इट। बिल्कुल वक्फा, आप इसमें बिल्कुल देर ना लगाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं सलमान, जिस तरह मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ जो आपने सवाल किया मलिक साहब से, और ये मुझे कह रहे थे कि मैंने कहा मिट्टी पाओ, तो इन्होंने खुद भी मिट्टी डाल दी उस बात पे जो कि अली अमीन से वाबस्ता है। अब मसला ये है कि एक कोई तर्जुमान होता PTI का तो आप उससे बात करते, एक ग्रोह होता तो आप उससे बात करते। अब ये जमात मुख्तलिफ ग्रोह में और 2 दर्जन तर्जुमानों में मुकाबले भी तो बता रहे कितने तगड़े लोगों से उनके। हाँ बिल्कुल, अगर कोई बंदा जेल मिलता है इमरान खान को, तो इमरान खान की हमशीरा को एतराज हो जाता है
वहां पे अली अमीन कहते हैं जी मुझे खान साहब ने कहा था खबरदार असद कैसर को और शिबली को और फलां को एमपीज का टिकट नहीं देना। तो अब ये जमात पूरी तरह जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं अब इनके खुल के सामने आ चुके हैं। ये किसी और का क्या मुकाबला करेंगे, पहले तो अपने मसाइल हल करें। दूसरा ये है कि सिस्टम का मैंने कहा निजाम के तहत इनको हर काम करना पड़ेगा। अभी एक तरफ ये बताते हैं कि हमसे बात की जाए, हमारी बात सुनी जाए, हम क्यों ज़ेरे अताब हैं। तो चले मैं बताता हूं, आप इसलिए ज़ेरे अताब हैं, आपका एक वक्त जाता है बलूचिस्तान के अंदर और उन लोगों के साथ बैठता है जिनके मुतालबात बड़े अजीब हैं और वहां पे दुआया कलमात होते हैं बीएलए के लिए, आप उस पे करते हैं आमीन, मुजम्मत नहीं करते। जो लोग निशाना बने उन दहशत गर्दों का, खा वो बसों में बने खा वो ट्रेनों में बने, बलूचिस्तान का एक नाम नेहाद झंडा एक दुश्मन मुल्क की तरफ से उनको अता हुआ। सबने पीटीआई में सबने मुजम्मत किया है और बड़े भरपूर तरीके से की है। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से भी की है। मुझे तो नवाज शरीफ साहब की मुजम्मत नजर नहीं आई। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं भाई, जो अभी गया है हाल ही में बलूचिस्तान के अंदर। अगर उन्होंने दहशतगर्दों की मुजम्मत की जो मैं नहीं देख सका, मैं नहीं सुन सका, आपने देखी, आपने सुनी, अपनी स्क्रीन पे चला दें। अच्छा मैं नहीं, वो तो हम तो वो इतना चला भी नहीं सकते ना, वो उसकी तो हम वो भी नहीं। मगर अख्तर बेंगल साहब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, अगर वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है, अगर उनके साथ बैठना कोई बुरी बात तो नहीं है ना जी। नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है जब तक वो कि बीबीसी को एक इंटरव्यू दे के ये कह दें कि भाई हाँ जब आप इस तरह के मामलात करेंगे तो फिर बैरूनी इमदाद आएगी, दुश्मन मुल्कों से इमदाद आएगी और हम उसको वसूल करेंगे। दूसरा वो ये कह दें कि हम आईने पाकिस्तान को, पार्लियामान को नहीं मानते। जब उनसे सवाल हुआ कि भाई आप इस सिस्टम की तरफ, पार्लियामान की तरफ रुख करेंगे आइंदा, तो उनका जवाब था भाई वो बिल्कुल एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है और कोई उम्मीद नहीं है कि वो कभी मस्बत रोल अदा करे, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। एक बंदा आईने पाकिस्तान को, कौसर भाई मैं क्या बात कौसर भाई मैं वो अभी नहीं है तो मैं बताऊं इनको ये है कि नहीं, आप उनका बीबीसी का इंटरव्यू देख ले। ठीक नहीं, मैंने वो इंटरव्यू देखा हुआ भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि स्पीकर भी बोलने नहीं देते, इन तमाम चीज़ों में इख्तलाफात हैं। लेकिन मैं अब जरा ओवरऑल एक पोजीशन पे आना चाह रहा हूँ, वो आपसे पूछ लूँ जी। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बारी एलानिया कहा है जी मैं सरकारी मशीनरी के साथ आ रहा हूँ, एनएफसी अगर अप्रैल तक क्लियर ना किया गया हमारा फंड नहीं दिया गया, जो एक प्रिंसिपल स्टांस भी है उनका कि जी वाकई जिस वक्त का ये है उस टाइम फाटा जो थे ना वो अलहदा थे। अब अगर 57-58 लाख आबादी बीच में शामिल हो चुकी है, उनका जो हिस्सा था वो उनको नहीं मिला, समझ में आ रही है जी। एक तो ये है, दूसरा सिंध में एहतजाज है, बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, मुजाहरे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में सर हुकूमत को चैलेंज महसूस नहीं हो रहा? ये मुझे बताएं, चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है, ये जो 3 जगहों पे मैं देख रहा हूँ। देखिए, हुकूमत ने, पूरे निज़ाम ने ये फैसला कर लिया है सलमान के जो अफराद आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, जो शरपसंद अनासर हैं, जो सहूलतकार हैं, जो तर्जमान हैं उन शरपसंद जत्तों के, उनके साथ नरमी का कोई रवैया जो है वो रवा नहीं रखा जाएगा। अभी कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसका अलामिया भी आपके सामने है। हार्ड स्टेट क्या होती है और किन अफराद के लिए आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ऐसे अफराद का कड़ा एहतसाब होगा और वो बिल्कुल होकर रहेगा। अली अमीन ने ये पहली दफा नहीं कहा, हमेशा वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके ही आते हैं। तो आपका मौकफ आ गया। मुझे सेनेटर जमीर हुसैन गोबरू साहब की तरफ नहीं, ऐसे नहीं आया, मुझे अभी 30 सेकंड दे। अच्छा दे दिए वो जो जमीर भाई, मैं माजरत करता हूं आपसे, चले जी आप 30 सेकंड और ले। वो जो एनएफसी अवार्ड की मद में वो जो 600 अरब के 6 अरब दिए गए थे भाई, अब मुझे फिगर बिल्कुल सही याद नहीं है, मुझे तस्दीक कर दीजिएगा अगर आपको याद है, तो वो कहां पे खर्च हुए। हम तो मुतालबा करते हैं कि जो आते हैं वहां से शरपसंद, जो दहशतगर्द, उनकी पनाहगाहें तलाश करना इनका काम था, सीटीडी पे खर्च करना था, जो कि इन्होंने नहीं किया। पहले अपनी आवाम को वो जवाब दे दें। ठीक है, एनएफसी की मद में पहले 30 सेकंड हो गए सर, क्या हुआ, बाकी जायज मुतालबात पूरे हो गए। अच्छा जमीर सर गोमू साहब, जरा ये बताइएगा, कहीं ना कहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुल्क को ना कोरोना में मुब्तला आसिफ अली जरदारी साहब के बाहर होने की, उनके सेहतियाब होने की बहुत ज़रूरत है, और पानी के इस मसले को लेके क्यों ऐसा लग रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर आएँ तो शायद इस मामले में कोई हल हो, लेकिन कहीं ना कहीं मंसूबा तो उनकी बेटी के सूबे का है और वो बजट भी एलोकेट कर चुकी हुई हैं। तो आप समझते हैं कि ये कौन आएगा ये कि खड़ा भी हो सके किसी ताकतवर के सामने? कौन किरदार अदा कर सकता है ये? मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट तो इंशाल्लाह सेहतियाब हो जाएंगे और वो आ भी जाएंगे। मियां साहब जो है वो बिल्कुल बैठे हुए हैं लाहौर में, और पॉलिटिकल लीडरशिप मैटर करती है, क्योंकि देखिए यही इशू है जो बचल साहब भी कर रहे थे और काज़मी साहब भी कर रहे थे
कि मुल्क में जो है आप अगर आइन के तहत जो है वो सिस्टम का ऐसा कोई नहीं बनना चाहता और आइन से बाहर जाता है, ये तो शिकायत पहले हमें भी थी ना, हम भी सिस्टम का हिस्सा बने। अगर आप सिस्टम के बाहर जाएंगे, रिबेलियन करेंगे, आप लोग लेकर आएंगे, जत्थे लेकर आएंगे, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो इशू तो होगा गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट को भी जो है वो सीरियसली कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को लेना पड़ेगा, लीगल इश्यूज को। ऐसे नहीं कि आप बुश साइड कर दें और इस दौरान सालसी भी कर सकते हैं सर, नहीं बनेंगे जमीर भाई, इस दौरान सालसी भी कर सकेंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, जो बिलावल साहब ने एक झंडा उठाने का फैसला किया था। देखिए हम तो पॉलिटिकल पार्टी डायलॉग में यकीन रखते हैं। प्रेसिडेंट ने अपने पहले खिताब में ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड स्टेप बैक और वो डायलॉग करें आपस में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में अगर डायलॉग नहीं हो तो वो पॉलिटिक्स सफर करती है। हमारा यही मुतालबा है। और ये जो गवर्नमेंट बुरशासाइड करती है हर इशू को, जैसे कैनाल्स वाले को कर रही है, ये इसका ये तरीकाकार नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में सूबों को जो है, पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट इज द सम टोटल ऑफ द प्रोविंसेस, वो कुछ नहीं होती। डायलॉग तो से इस बात वजह से चलेगी, ताकत से बात नहीं, गुफ्तोशनी से बात चलेगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सिंध में पानी का इशू हो या बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब का धरना, जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त ये है कि धरने का जो तीसरा जो मुज़ाकरात का सेशन है वो इस वक्त चल रहा है। दुआ ये है कि ये सेशन उम्दगी से कामयाब हो। या खैबर पख्तूनख्वा में NFC अवार्ड को लेकर जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है इस अप्रैल के महीने के लिए, इन तमाम के लिए भी काफ़ी वक्त है और हुकूमत के पास वक्त है, रियासत के पास वक्त है। अगर मुज़ाकरात के ज़रिए एंगेज किया जाए और अगर हल की ख्वाहिश हो तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मलिक अहमद बशीर साहब, कौसर काजमी साहब, सेनेटर ज़मीर हुसैन कबूल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।